अब वाटर के साथ अगर हम मिला देते हैं पेट्रोल, तो एक मिक्सचर तो बना। ओके, ये मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बना किसका? वाटर का और पेट्रोल का बना मिक्सचर। क्लियर। लेकिन ये क्या मिक्सचर को होमोजेनियस बोल सकते हैं? अब जब वाटर और पेट्रोल को मिला के देखोगे तो हम क्या देखते हैं कि ये मेरा पानी है, ये वाटर है, और जो ये पेट्रोल होता है वो इसके ऊपर फ्लोटिंग करता, तैरता। अगर तुम लोग प्रैक्टिकल कभी देखे होगे तो प्रैक्ट इसमें कि पेट्रोल ऊपर तैरता है। अब वाटर का केमिकल कंपोजिशन H2O है, और पेट्रोल का केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि उसमें ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, तो कार्बन एक्स, चाहे वो लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, गैस हुआ, सिंगल फेज और सिंगल कंपोजिशन, तो वो तुम्हें प्योर सब्सटेंस कहला गया। लेकिन अगर बात करते हैं मिक्सचर का, मतलब दो चीज को मिलाया गया, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंस वो नहीं कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जरा हम लोग। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। ओके, अब ये एलिमेंट हमारा है। ओके, कोई भी प्योर एलिमेंट हमारा हो सकता है, प्योर कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। अब मिक्सचर देखो, मिक्सचर दो तरह का हमारा हो सकता है, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि देखो पूरा जो एटम्स होते हैं वो यूनिफॉर्म मिल जाता है, इसको बोलते हैं होमोजेनियस। एक होता है हेट्रोजीनियस, जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स होता है वो कंप्लीटली नहीं मिल पाते, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक जगह जगह बना लिया अपना है, जैसे कि पेट्रोल और वाटर, तो ये हमारा कहलाएगा होमोजेनियस। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पे चाय है, और यहाँ पे ये तुमको कुछ है, स्नैक्स है, ये चीनी है। तो अब ये चीनी के साथ मिला दिया गया है, तो ये तुमको बन गया होमोजेनियस। लेकिन इसके ऊपर जो चीज हम लोग डालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स अगर डाल देते हैं खाने के लिए, या रोटी ही डाल देते हैं चाय के ऊपर, तो ये हमारा बन जाएगा हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसके साथ वो मिक्स नहीं हो पाया। ओके, मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस नहीं है। ओके, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। जो जो भी हेट्रोजीनियस होगा वो हमारा नहीं कहलाएगा। आगे अब बात करते हैं एयर के बारे में, कि एयर हमारा प्योर सब्सटेंस है या नहीं। ओके, क्योंकि जो हवा होता है, हवा में एक चीज नहीं होता, हवा में बहुत सारी चीज हमारा होता है। क्या क्या होता है एयर में है? हम जब जब भी बात करें एयर का, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन होगा, प्लस CO2 होगा, प्लस प्लस नाइट्रोजन होगा, प्लस ऑप्टिकल भी होता है, हवा में उड़ता है, प्लस प्लस कुछ वाटर वेपर भी होता है। तो ये सभी को मिलाकर हम बोलते हैं एयर। ओके, तो एयर का मतलब इतने तरह का केमिकल कंपोजिशंस को हम लोग इसको कहते हैं भाई ये एयर। लेकिन लेकिन होता क्या है कि एयर को तुम कहीं भी लेके जाओ, चाहे तुम आसमान के ऊपर रखो हवा को, चाहे तुम जमीन पर, जमीन का हवा हो, चाहे रूम के अंदर का हवा हो, चाहे तुम हवा को तुम किसी हिसाब से गर्म करो, चाहे तुम हवा को ठंडा करो, तुमको जो मेथड लगता है हम हवा के साथ करें, लेकिन हवा कभी भी अपना केमिकल कंपोजिशन बदलता नहीं है। जैसे O2 नहीं बदलेगा, O2 उसमें O2 ही रहेगा। CO2, हाँ अलग बात है कि ऑक्सीजन को निकाल देते हैं इन्वायरमेंट से, वो प्रोसेस है। ओके, वो प्रोसेस से हम निकाल दिए। ओके,
लेकिन हवा की बात करें तो हवा में सब कुछ है, जैसे हवा से वाटर वेपर को भी निकालते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डस्ट को भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल डस्ट को निकाल, हर चीज को हम हवा से निकाल सकते हैं, नॉट इश्यू, इट्स पॉसिबल। तो ये सारा चीज को केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन ये जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मतलब कि हवा को तुमको दिखाई देगा ही नहीं कि ऑक्सीजन कौन सा पार्ट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास जो हवा है, वो हवा तुमको दिखाई क्या क्या दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कैसा हवा है, कलरलेस होता है। अब उसी कलरलेस में ऑक्सीजन भी है, तो CO2 भी है, तो H2 भी है, हीलियम भी है, सब कोई गैस है। तो अब तो पता नहीं चलता है कि ऑक्सीजन अलग अलग तो नहीं है, सब कुछ तो मिक्सर है। तो जो मिक्सचर है वो मेरा होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन मिला रहता है, होमोजेनियस है, मतलब अलग अलग ये नहीं है, एक ताकत फॉर्म में हमारा रहता है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस का होता है। ओके, ये प्योर सब्सटेंस में एयर होता है। अब लास्ट है, फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल लेते हैं, स्टीम एंड प्लस वाटर, ये मेरा प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? देखो स्टीम बनता है पानी से। ओके, तो देखो स्टीम तो मेरा हो गया है वेपर फॉर्म में, मतलब गैसेस फॉर्म में हो गया। अच्छा, वाटर जो है वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फेज में है। दो अलग अलग फेज है, रिमेंबर, फेज और लिक्विड दो अलग फेज है, एक लिक्विड फेज में है, एक गैसेस फेज में है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन देखोगे दोनों का सेम है। स्टीम बनता कैसे? पानी का, तो इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है, तो केमिकल कंपोजिशन मेरा सेम है। ओके है, तो ये कहलाएगा मेरा तुमको प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस अगर सिंगल फेज है, सिंगल फेज मतलब अलग अलग फेज है लेकिन सिंगल कंपोजिशन है, तो मैं प्योर सब्सटेंस कहला गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे एयर एंड वाटर वेपर। अच्छा, अब एयर एंड वाटर वेपर क्या हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब देखो कि ये मेरा हवा है, अब ये एयर है, तो एयर में बहुत सा चीज है, प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर भी है, वाटर वाटर नहीं वाटर वेपर। ओके, स्टीम, तो ये भी मेरा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके साथ मिलके हुए एक तरह का कंप्लीट मेरा प्योर सब्सटेंस होमोजेनियस बना देता है। अब है आइस इन वाटर वेपर। अब ये कौन सा एग्जाम्पल? देखो आइस क्या सॉलिड फॉर्म में है, वाटर वेपर वेपर के फॉर्म में है, दो अलग अलग फेज है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या सेम है। जैसे H2O की बर्फ भी बनता है पानी से, तो पानी का केमिकल कंपोजिशन H2 है, बर्फ को बनाने से केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, तो वो मेरा सेम का सेम चीज होगा। तो ये सारा एग्जाम्पल मेरा प्योर सब्सटेंस का था। अब आगे आते हैं हम लोग हैं द स्टेट पोस्टुलेट को देखने के लिए, क्या असल इसका मीनिंग होता है। फिर टाइम मिलेगा तो हम इसका फेज डायग्राम को भी देखेंगे। द स्टेट ऑफ द प्योर सब्सटेंस ऑफ ए गिवन मास, इसको सब बड़ा कर देते हैं हम, हैं यहाँ पे क्लियर दिखाई दे सके। ओके, द स्टेट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, मतलब कि स्टेट का मतलब क्या हो गया? हमने कहा था कि स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जैसे कोई भी प्योर सब्सटेंस का, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कहला जाएगा तुमको, ETC एंथैल्पी भी है, सब है, तो ये सब कहला जाएगा तुमको स्टेट। किसी भी प्योर सब्सटेंस का एक इनिशियल कंडीशन, एक इनिशियल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है। तो जिस उठाने के बाद हम इसके कंडीशंस को हम समझ सकते हैं, मतलब इसके स्टेट को हम समझ सकते हैं कि उसका स्टेट कैसा होगा।
तो दो प्रॉपर्टीज के मदद से हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के स्टेट को समझ सकते हैं। इसी को टू प्रॉपर्टी रूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर दूसरे और इसके जो रिलेशंस है, दो प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर्टीज रूल, इसी टू प्रॉपर्टीज रूल के मदद से जितना भी अदर प्रॉपर्टीज है उस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है, जरा इसको हम एग्जाम्पल समझा दें कि क्या इसका मतलब है, कि क्या बोलना चाह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम ये जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, पी डी वी हो गया मेरा हीट एंड इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम। और अगर P1 मतलब अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस को बात करते हैं हम लोग हैं, PV इक्वल टू nRT। तो फॉर एन पार्टिकुलर गैस का बात किया जाता है पीबी स्मॉल इंटू आर टी मास, मास हो दो। तो अगर यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज मुझे पता चलेगा तो मुझे टी निकल जाएगा। मतलब दो प्रॉपर्टीज अगर मुझे जानकारी है तो तीसरा प्रॉपर्टीज मुझे निकल जाएगा। प्लस जिस प्रोसेस से ये फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात किया जाए तो P1 V1 इक्वल टू P2 एंड V2, दो प्रेशर P1 V1 एंड इक्वल टू P2 एंड V2। तो यहां से भी अगर हमारा कोई भी एक प्रॉपर्टीज दो प्रॉपर्टीज मालूम हो गया है तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज भी निकल सकता है। तो अगर एक प्रॉपर्टीज मालूम है तो उससे हम सारा प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा है। अगर देखोगे यहाँ पे भी अगर हमारा प्रॉपर्टीज क्यू इज नॉट प्रॉपर्टीज, अगर यू मुझे पता है और भी मुझे पता है तो हम दूसरा प्रॉपर्टीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने मतलब यही है कि अगर हम चाहेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टीज को भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं हीट तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह का हीट एक्चुअली होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट में हीट हम देते हैं, जब भी कोई सब्सटेंस कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान ले पानी है मेरा, वाटर है, तो वाटर फिलहाल ये सिंगल फेज है। सिंगल फेज मतलब लिक्विड फेज में है, ये लिक्विड फेज में मेरा यहाँ पे मौजूद है। वाटर केमिकल पोजीशन है, ये प्योर सब्सटेंस हो गया। अब इसको यहाँ से हीट देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर यहाँ से हीट दिए, हीट मतलब क्यू अमाउंट, जब क्यू देते हैं तो पानी को अगर तुम देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले जो पानी होता है, पानी गर्म होता है, पहला स्टेप। उसके बाद क्या होता है, फिर गर्म होने के बाद गर्म पानी भाप बनता है, दूसरा स्टेप। ओके, मतलब वाटर इज हीटेड देन कन्वर्ट इनटू वेपर। तो यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे एक अगर जब बात करते हैं कि ये गर्म हो रहा है, सिर्फ ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें तो ये पहला जो हीट होता है उस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट, और दूसरा हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट का मतलब होता है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ओके, जो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और लेटेंट हीट का मतलब होता है जो फेस को चेंज करता है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके,
तो टेम्परेचर का इंक्रीज करने का मतलब है कि सिर्फ वो गर्म होगा, सिर्फ गर्म होगा, ठीक है। और फेज चेंज होने का मतलब है कि वो अपने फेज को बदलेगा। एग्जाम्पल हम समझाएंगे, उसके बाद हम क्लास यहाँ पे ऑफ कर देंगे। क्या है पॉइंट, जैसे पानी लेते हैं, पानी का इनिशियल टेम्परेचर T नोट 20 डिग्री सेल्सियस है। पानी को गर्म करके हम चेंज किए 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये कहलाया सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट के वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट गर्म हुआ। लेकिन अगर हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे, मान लो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, पानी भाप कब बदलता है, बहुत फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स इसका है। तो पानी भाप बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ये ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस विथ प्रेशर, तो 81 atm, ये साथ साथ बोलना पड़ता है। उसी को आगे आगे देख, क्योंकि दो पैरामीटर जरूरी है, 100 टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो पैरामीटर का होना जरूरी होता है ताकि हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर सके, उसके स्टेट को। सिर्फ चलो, तो क्रशिंग, अब यहाँ पे D3 और D2, D3 एंड D2, तो D2 तो यहां से जो निकाले हो उसको पुट करोगे, ठीक है। और D3 कितना है वो तुम करके देख लो, D3 का कितना एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो करके देख लो। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है D3 का? 1.5 D सर। और क्या इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला करने का, निकालने की जरूरत है कि नहीं? हम डायरेक्ट चाहेंगे D3 निकाल सकते हैं, D3 यहां से निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि F पता है, D2 यस पता सर, है। सब पता है, अब निकल जाएगा तुम सर। D3 यहां से निकालोगे याद करके, D3 इज कैलकुलेटेड। तुम कंपेयर मत करना, कंपेयर करोगे फंस जाओगे। कैलकुलेटेड, तो D3 निकल गया तुम्हारा। अगला चीज, अच्छा सर। हाँ सर, हाँ हाँ जैसे D2 कैलकुलेट किया हम लोग, तो हाँ, हमेशा तो बड़ा आया तो पीछे का कोई भी वैल्यू ले लेंगे 40 से, पहले उसी को लिख देंगे वहां पे ना। नहीं 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 नहीं, उस किस का 40 मतलब कंपेयर करना, अब क्या है? मतलब, अच्छा हाँ, लेकिन D2 में तो कंपेयर नहीं करना है ना। ठीक हाँ ठीक बिल्कुल ठीक है कंपेयर सर। नहीं करो, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डिजाइन मतलब कैलकुलेशन कर, जहां पे देखो, कंपेयर कहाँ पे कर, जहां पे सब कुछ डाटा दिया हुआ है तब वहां पे कंपेयर करेंगे। हम आगे दिखाएंगे तुमको, यस सर। हम ठीक है ना। चलो इसको देखो, तो D3 कितना निकलेगा, कि लेट होगा कि हम आगे यस। पढ़े हैं, या निकालो बैठे बैठे, निकाल के दिखाओ, बताओ कितना आ रहा है आंसर। 489.05। चलो 4 4 489 489 mm mm, .05। मतलब यस इतना सर। इतना बड़ा mm आ रहा है, यस सर। 489 mm। यस सर। नहीं इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए। D2 D3 मेरा ये है, तो बड़ा तो आएगा, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा आएगा ये हमको भरोसा नहीं, इसीलिए ये होगा D3। सबका इतना ही आ रहा है क्या D3?
इसका स्क्वायर रूट हो सकता भूल गया हो क्या निकालना। फिफ्टी mm का लगभग। कितना 50 mm? यस सर। सर है। हेलो सर 41.40 mm। 41.40 mm। बस इतना याद रख लेना तुम लोग याद से कि D2 ये जो पिक्चर जो तस्वीर है, बस इसके साथ थोड़ा दिमाग लगा कर चलना अपना। देखो ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है जो 30 है, जो अभी D2 निकाले वो डायमीटर इसका तुमको जो निकला D3 D2 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर आंसर जब भी आएगा तो इससे बड़ा ही होगा मेरा आंसर। ओके, तो D3 तुम लोग का आंसर में देख लो कितना कितना आ रहा है, फ्रैक्शंस में आएगा उसको फिर हम 42.91 आया। तो भाई सबका आंसर कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो अगर हम कोई भी आंसर ले लेते हैं, किसी का 42 आ रहा है पॉइंट समथिंग, तो इसको कोई 43 कर देगा, किसी का 41 आ रहा है तो वो 42 कर देगा, क्योंकि ये शाफ्ट नहीं है। शाफ्ट में करते 5 का भागा, 5 का डिविजिबल। यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा निकल के D3। अब आ जाओ अगला नंबर। अगला नंबर क्या है? सर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पाइवट कॉलर। चलो करके देखो Yes, देखो तो sir. इसमें क्या करना है। सर इसमें चेक करना है सर। तो फोर्स इक्वल टू पाई D2 T1 एंड टाउ। ओके, Yes, sir. अब T1 क्या है? T1 ऊपर तस्वीर में देख लेंगे T1 क्या है। तो ये हुआ T1। ओके T1, ठीक है, ये T1 हो गया। और D2 पता है, तो D2 कितना निकला था मेरा? तो कोई तो D2 तो निकाला ही नहीं था जी। देखो अब देखो, अब यहाँ पे D2 मुझे पता है, T1 पता है, टाउ पता है। T1 का एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, ये चीज। तो अब यहाँ पे 0.45 D का वैल्यू 30 गुना करके देखो कितना आता है। D2 मुझे पता है, D2 जो तुम निकाले हो D2। इसमें क्या करेंगे कि सब कुछ पता है तो निकालना कुछ नहीं है, निकालना कुछ नहीं है। चेक तो करना यहाँ ना से सर। हमारा हाँ चेक करना है क्या सर? हाँ, तो इसे चेक कर लेना होगा। अब इन केस तुम लोग में से चेक करने के लिए बैठे हो, जब जैसे ही चेक किए पता चला कि ये फेल हो गया, मतलब शियर स्ट्रेंथ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था जी? ये शियर स्ट्रेंथ हमने लिखा है 40 40। 40 सर, ओके 40 Yes, सर। sir. 40 दिया हुआ। अब तुम कैलकुलेट किए, तुम्हारा आ गया 45। तब क्या करोगे? क्या करोगे इसमें? लिख देंगे सर, फेल हो गया और क्या। हाँ लिख दोगे फेल हो गया है, लिख देंगे सर, फेल हो गया सर। सेफ मतलब डिजाइन सेफ नहीं है। डिजाइन सेफ नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी में तो यही होना चाहिए। अगर कंपनी में काम कर रहे हो जरूर लिखना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है उसमें ऑलरेडी वो कैलकुलेटेड है कि डिजाइन सेफ है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं होगा कि जो देखो यहाँ पे F पता है, पाई पता है, D2 पता है, टाउ पता है, ये T1 को तुम कैलकुलेट कर लोगे। कि T1 का एग्जैक्ट वैल्यू देखो, असल में ये सब एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा T1 किस फॉर्मूले पे बैठा हुआ है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन। तो T1 तुमको यहाँ पे इस तरह से तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। T1 इक्वल टू F पाई D2 एंड टाउ। लेकिन अभी तुम लोग कैलकुलेट करके देखो सच में कि ये फेल हुआ या पास किया।
करके देख के बताओ हमको। अब तुम D2 निकाला था कि नहीं निकाला था पता नहीं। कितना आया चेक करके। सर T1 सर। T1 नहीं, तुम पहले टाउ तो देखो I- ये सेकंड ऑप्शन में है। पहले रियल में इसको चेक करना पड़ेगा शेयरिंग डिस्टेंस से। एफ पता है, पाई पता है, D2 तुम कैलकुलेट करके देख रहे हैं जी ऊपर में निकाले कि नहीं निकाले, कि उसी तरह हवा पानी तुमको दिया ऊपर में। D2 को तुम निकाल के चेक Yes, किए थे। ये D2 Yes, कितना sir. यस सर। कितना आया था D2? सर 37.7। तो इसको 38 मान 32 लो और क्या चीज। अब इस 38 को यहाँ पुट करो शेयरिंग वाला में। ये तो ऑप्शन, ये बात का ऑप्शन है कि इसको हम करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। जब हम टेस्ट कर लेंगे तो करके देखो कितना गया। F 30 न्यूटन, D2 30 से 38, टाउ का कितना हो गया 0.45 गया मेरा। 30 इंटू 1000 3.14, 38 इंटू 0.45 इंटू 30, 30 तो कैंसिल यहाँ पे हो गया। सर 0 पॉइंट में आ जा रहा है। उससे क्या मतलब हमको आ रहा है? उससे कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब है डाटा कितना आ रहा है बताओ एग्जैक्ट। टाउ का वैल्यू 0.0186 करके आ रहा है। सबका इतनी आ रहा है 1000 भागा 0.45 भागा 3.14 भागा 38। मेरा आंसर आ रहा 18। सर मेरा भी 18.1 उतना ही आएगा सर, हम वो 1000 करना भूल गए थे। तो अब नहीं इतना, तो अब रियल में कंपनी कितना बताया हमको? 40। 40। अब मेरा कितना है? 40 था 18। सर। मतलब मेरा डिजाइन 23 आ रहा सेफ है। सर मेरा Yes, 23 sir. आ रहा सर। कितना आ रहा है? 23 सर। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा 23 40 से कम आ रहा है ना, यस सर। तो ये तुम्हारा डिजाइन सेफ हो गया। ठीक है ना, है ना? तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट हो गया। अब इसी तरह तुम अगला स्टेप उठाओ। सर तो इसमें तो कंपेयर कर देंगे ना कि भाई इसमें इतना है, इसमें इतना था। का मतलब जो तुम जो D2 हम लिए थे वो सही है मेरा। यस सर। और जो T1 था, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, वो भी मेरा सही सेटेबल बैठ गया है। मतलब ये तुम्हारा डिजाइन सेफ हो गया। मतलब ये सेफ होने का मतलब है तुमको अब तक जितना ऊपर का चीज था उसका मतलब सेफ है। यस सर। ठीक है। अगर सर एम्पिरिकल फार्मूला गलत बैठ गया तब सर? कहाँ बैठ के गलत? मान लीजिए कि चेक किए तो मेरा ज्यादा आ रहा है, तब तो कुछ चेंज करना होगा ना? कुछ चेंज नहीं करने के बाद तुम चेंज करोगे, तुमको फिर काटना पड़ेगा उस चीज को, फिर से बनाओगे। ठीक है ना? तो इसका आसान तरीका वही ना है कि हम उस जो आंसर आया है डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे 0.4 के 5 की जगह पे तुमने कुछ 1.45 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, और इसका रिजल्ट कुछ और आ गया। यस सर। जब पुट करोगे तो इसका आंसर मान लो आगे 48, तो तुम तो एकदम कंफ्यूज करोगे मेरा आंसर गलत कहाँ रहा है। फिर तुम चेक करोगे
तो बार बच्चे को तुम एग्जाम का वक्त है, 3 घंटा लिमिट है, तो उतना तुम करोगे तुम फंस जाओगे ना कि कहाँ पे गलती किए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि एक बेईमानी करना होगा तुम लोग को कि 48 के जगह पे 38 कर दोगे, 28 कर दो। इससे पहले कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेशन में कि एग्जिट आंसर कितना आ रहा है। अगर कम आ गया तब तो बल्ले बल्ले, अगर ज्यादा आ गया है तो मैनिपुलेट करोगे। और ये होगा, ये तुम लोग से होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में गड़बड़ी होगा तुम लोग से डाटा बुक को यूज करने के लिए कि अलग किसको डाटा उठाएं किसको छोड़ें, तो वहां फंसोगे तुम लोग। तो इसका एक सोल्यूशन तुमको बता रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा हो, हल्का फुल्का मैनिपुलेट कर दोगे, थोड़ा सा सजा के बनाओगे। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर जा रहा लंगड़ी पेड़ उधर जा रहा, नहीं, थोड़ा सा अरेंज करके बनाओगे, डायग्राम, पेंसिल, पेन, ब्लैक पेन। आंसर गलत भी आएगा तुमको स्टेप मार्किंग अच्छा मिलेगा। कौन चेक नहीं करता, सिर्फ देखता है कि वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू आ गया तुम पास। ठीक है, चलो यस सर। अब यस सर। अगला स्टेप तुम लोग खुद उठाओ, अब इसको बनाओ तुम लोग। सर अगला सर एफ इक्वल टू 2 पाई d2 टाउ है ना क्या? सर? इसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पाई गॉट, इसमें एफ इक्वल टू 2 पाई d2 टाउ होगा ना? एक मिनट, तो तुम हैंडबुक इस तरह से तो वैल्यू सर टाउ का, तुम हैंडबुक देख रहे हो टाउ क्या? का वैल्यू सर इस तरह से बहुत ज्यादा आ रहा है, एक मिनट, 70 को क्रॉस कर जा रहा है। एक मिनट, कौन सा यूज कर रहे हो तुम लोग? हो शेयरिंग स्ट्रेंथ यस सर। ऑफ स्पाइगोट रड। तो इसमें क्या आ रहा है? 2a d2 टाउ। सर ए है वो? हाँ तो a है। यस सर 17 आ रहा है सर। तो a का a क्या है? a का इम्पिरिकल टाउ का फॉर्मूला, वैल्यू 17 आ रहा a का इम्पिरिकल फॉर्मूला देख लो क्या है। हाँ सर हाँ, वो इसमें पाई है। जैसा लग रहा था, नहीं पाई नहीं क्लियर हो, दिख नहीं अभी रहा था। फॉर्मूला तो है ना ऊपर, हम तो डेरिवेशन करवाए तो उसमें देखोगे। दुर्गेश ए का वैल्यू 0.75 डी है। हाँ उतनी होगा, हाँ 0.75 नहीं होगा। 0.75 डी ना? डी आ रहा है आंसर 22.5 ए का। तो इसमें डिजाइन सेफ है। यस सर। समय डिजाइन का आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू 17.54 आ रहा है सर, टोटल सब कैलकुलेट करके। तो ठीक है, यस सर इसी तरह 17.54। ओके ओके, बस इसी तरह का तुमको जो डाटा निकल चुका है कंपेयर करेंगे, जिसका डाटा नहीं है उसको कैलकुलेट करेंगे। यस सर। ठीक है, हम अब इसको सबको करके हमको तुम लोग भेजो ग्रुप में अपना प्रश्न करके, सभी को सॉल्व करके जो बचा हुआ है हमको ग्रुप बना के हमको भेजो ग्रुप में, हमको प्रश्न हम चेक करेंगे सबका। यस सर। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट हमको लेके भेज दोगे अटेंडेंस का, और हम क्लास ऑफ करें कल। फिर कुछ एक क्वार्टर छोड़ दो, क्वार्टर हो गया है, कुछ नया न्यूमेरिकल भेजो हमको तुम लोग, जो कि हम इसको सॉल्व करके दिखाएं हैंडबुक के मदद से। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट थैंक यू सर। भेजोगे? हाँ।
ओके, तो आज हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। थर्मोडायनामिक्स का ही टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बाद हम देखेंगे फेज डायग्राम। ओके, फेज डायग्राम देखेंगे। फेज डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लगभग सभी जगह पे जो थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन होता है देखेंगे। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो स्टीम पावर प्लांट में करते हैं। स्टीम पावर प्लांट। ओके, तो फेज डायग्राम क्या है उससे पहले हम जानेंगे प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, उसके बाद फेज डायग्राम हम आएंगे। जैसा कि तुम्हारे स्क्रीन पे ये एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है जिसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ओके, द हाउ कैन यू डिफाइन द प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस मतलब हो गया कि इट इज होमोजेनियस। द फर्स्ट वर्ड इज होमोजेनियस। ओके, and invariable तो फर्स्ट है कि इट इज अ होमोजेनियस। सेकेंड टर्म इट इनवेरिएबल। ओके, इन केमिकल compositions। ओके, द केमिकल composition थ्रू आउट इट्स मास। ये इसका एक सिंपल डिफिनेशन हो गया। ओके, अब जब हम समझते हैं कि होमोजेनियस का क्या मतलब है, इनवेरिएबल का क्या मतलब है, और केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, तो ये दो चीज होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट इट्स मास, जैसे मान लो कि कोई भी अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में कोई भी गैस अगर हम भर देते हैं, या कोई भी एलिमेंट या कुछ भी जो चीज हो, चाहे सॉलिड हुआ लिक्विड हुआ, जो चीज इसको है उस चीज को हम फिल कर देते हैं। तो इसका टोटल मास अगर हम मान लेते हैं 10 ग्राम इसका टोटल मास है। इसके अंदर कुछ कुछ होगा, क्योंकि दुनिया का हर चीज केमिकल से बना हुआ है। ओके है, केमिस्ट्री के अनुसार हर चीज कार्बन से बना हुआ, हर चीज के पास अपना कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। इट्स ट्रू। तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक सब्सटेंस होगा, तो ये सब्सटेंस है, कुछ कुछ सब्सटेंस होगा मेरा। इस सब्सटेंस का कुछ अपना केमिकल कंपोजिशन होगा, मतलब किस चीज से बना हुआ है। मान लेते ये मेरा अगर H2O है, वाटर है, तो वाटर का ये केमिकल कंपोजिशन से मतलब 2 ठो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल्स, और एक ऑक्सीजन इसका मॉलिक्यूल्स है। तो इससे से हमारा बनके एक वाटर का फॉर्मेशन देता है। तो अगर थ्रू आउट इस मास मतलब 10 ग्राम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी हम इसमें ले आए, इस इसमें जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन से वो बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए, मान लो कि इस पानी को गर्म करते हैं, तो हम यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वाटर जो है वो बदल के CO2 में बदल जाए।
ऐसा तो नहीं है कि हीट देने पर वाटर कन्वर्ट होकर CO2 में बदल गया। अगर ये वाटर CO2 में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कि थ्रू आउट मास मतलब 10 ग्राम, ये भी 10 ही ग्राम बना, कन्वर्ट किए, तो ये केमिकल कंपोजिशन एक नहीं रहा। यहाँ पे जो वर्ड कह रहा है इनवेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, आगे वर्ड इस्तेमाल किए इनवेरिएबल, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब बदलने वाला नहीं। तो अगर H2O CO2 में नहीं बदला, H2O ही रहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सर्कमस्टेंस में ये वही रहा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। पहला ये वेरीफाई करेगा। दूसरा वेरीफाई करेगा ये होमोजेनियस होना चाहिए। ओके, अब होमोजेनियस का क्या मतलब मेरा यहाँ पे है? ओके, होमोजेनियस का मतलब ये हो गया कि केमिकल कंपोजिशन जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ओके, एक जैसा होना चाहिए, अगर वो बदलना नहीं चाहिए तो होमोजेनियस होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस हम कहते हैं। अब एक सिस्टम, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स। सिस्टम मतलब कोई भी एक रीजन के बारे में बात हो सकता है जिससे हमको प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है। ये एक सिंगल फेज हो सकता है। अब देखो यहाँ फेज का मतलब हो गया, 3 तरह का फेज होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो फेज उसकी स्थिति, उसका फिजिकल कंडीशंस, मतलब चाहे वो लिक्विड होगा, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे वो गैस होगा, ये फेज हमारा है। ओके, किस फेज में रहेगा? तो अगर कोई सिस्टम सिंगल फेज में, इसको बोलते हैं लिक्विड एक सिंगल फेज है, सॉलिड एक सिंगल फेज है, गैस एक सिंगल फेज है। चलिए, तो ये हमारा सिंगल फेज हो गया। लेकिन कभी ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पानी लेते हैं और पानी में बर्फ को डाल देते हैं, ओके, पानी बर्फ डाल दी, तो ये हमारा जो सिस्टम कहलाएगा ये सिंगल फेज नहीं, क्योंकि इसमें मेरा लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ये दोनों तरह का फेज मौजूद हुआ। ओके, तो अगर सिंगल फेज है, चाहे वो लिक्विड हो जाए, चाहे वो सॉलिड हो जाए, वो चाहे गैस हो जाए, कोई भी अगर सिंगल फेज ओके हो जाए तो वो मेरा होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम को डिफाइन किया जा रहा है, तो सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम व्हेन ए सिस्टम ऑफ ए सिंगल फेज का रहेगा तो वो कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम। अब यहाँ पे ये देखना क्या चाहिए कि अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि एक से ज्यादा फेज, ये एक से ज्यादा केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना हुआ हो। अब एक मिक्सचर में बहुत सारा केमिकल कंपोजिशन रहता है, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसको भी प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं अगर उसका मिक्सचर होमोजेनियस हो जाए। होमोजेनियस का मतलब फिर से कि जिसका केमिकल कंपोजिशन बदलता नहीं हो। ओके, तो एक बार अगर मिला देते हैं तो वो ऐसा मिल जाता है, इस तरह से मिल जाता है जिसको सेपरेटिंग करना, जिसको सेपरेटिंग करना उतना आसान नहीं होगा, और प्लस वो मिक्सचर थ्रू आउट एक जैसा बन जाएगा, मिक्सचर एक जैसा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं एक गिलास है, एक गिलास में पानी है, वाटर है और प्लस सॉल्ट, नमक मिला देते हैं, तो वाटर तो एक हो गया H2O, इसका केमिकल कंपोजिशन H2O है। सॉल्ट का हो गया सोडियम क्लोराइड, ये सब केमिकल कंपोजिशन, दो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। दोनों को मिला दिए तो मेरा बन गया आपको NCl, मतलब कि वो हमारा बेरिन बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो ये कहलाएगा मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर, क्योंकि दोनों एक तरह से बिल्कुल मिक्स हो गया। ठीक है ना? तो मिलने के बाद क्या बन गया? सिंगल फेज बन गया। सिंगल, देखो नमक जब डालते हैं तो नमक होता है सॉलिड फॉर्म में और वाटर मेरा लिक्विड फेज में, ये लिक्विड फेज है। ओके, दोनों को मिला दिए तो बन गया लिक्विड फेज। ओके, लिक्विड फेज बनने के बाद
ये जो लिक्विड फेज बना तो इसका अब केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, ये केमिकल कंपोजिशन NaCl प्लस H2O बन गया, मतलब बेरिन सॉल्यूशन। तो ये बेरिन सॉल्यूशन जिसका केमिकल कंपोजिशन वही हो गया NaCl प्लस H2O, तो ये कहलाएगा मेरा मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इस सॉल्ट के जगह पे का हम स्टोन डाल देते हैं, स्टोन का मतलब पत्थर, स्टोन डाल देते हैं, तो ये मिक्सर नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्टोन भी तो केमिकल कंपोजिशन, इसमें कुछ केमिकल होगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, सिलिका हो सकता है, तो ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, स्टोन अलग हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जो कि होमोजेनियस नहीं है, जो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मान लेते पानी हो, अभी और एग्जांपल देंगे इसका हम,